महंगाई के साथ मौसमी सख्तियां भी परेशानी बढ़ा रही हैं। जनूबी पंजाब के किसानों की मुश्किलात बढ़ गईं। हालिया जालाबारी और तेज हवाओं के बायस 68 लाख एकड़ गंदम की खड़ी फसल गिर गई। महकमा ज़राअत के मुताबिक जनूबी पंजाब में 30 से 40% तक गंदम तबाह हो गई है। हमारी जो आप देख रहे हैं सारी फसल तबाह हो गई है। ये बारिश से और आप सालाबारी से काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी 10 एकड़ ज़मीन थी जिसमें से कम तो 80% का मेरी फसल तबाह हो गई है और अब परेशान हैं हम। तो ये गंदम की फसल है जिसको कुछ अर्से बाद जो है तैयार हो जाना था, पककर तैयार हो जानी थी, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल यालाबारी और तेज़ हवाओं के बायस जो है वो गिर चुकी है। और लेकिन सवाल यह है कि आपने जब एक नया मुल्क तख्लीक किया तो आप अशोका दी ग्रेट को दफन कर रहे हैं पीछे। इतना बड़ा शहनशाह, इतना बड़ा बादशाह इस पूरे खित्ते में, मैं समझता हूँ उसका उशरे अशीर भी नहीं है जो ये लोग थे। ये तो मजाक थे। देखे ना कल्चर में हम किस कदर कंफ्यूज्ड है। ना हमें वो आधे तीतर होके रह गए हैं, आधे बटेर होके रह गए। वाकई में प्रकृति पूरी तरीके से पाकिस्तानियों से न सिर्फ नाराज है बल्कि अपना कहर बरसा रही है। पाकिस्तानियों पर आज स्थिति ये है कि बाढ़ से बचेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, सूखे से बढ़ेंगे तो हीट वेव आ जाएगी, हीट वेव से बचेंगे तो बारिश आ जाएगी, बारिश से बचेंगे तो इनके यहाँ पे जो है वो तूफान फसलें नष्ट कर देगा, फसलें नष्ट से बचेंगे तो इनको IMF कर देगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में सब कुछ भी नहीं होगा। तो इमरान खान ने आतंक मचा रखा है। वो भी एक बार वो शांत पड़ता है, बंदा अपने घर में बैठता है तो TTP BLA वाले हैं। आज चलो इन सब चीज़ों को हम छोड़ भी दें, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को अगर आप पकड़ लो, ये सूखा पड़ना, बारिश आना, फ्लड आना। पाकिस्तान में भूकंप भी आजकल बहुत आ रहे हैं। आप देखो पिछले 1 महीने में 3 से 4 बार भूकंप के झटके जो है पाकिस्तान में, जबकि भारत में 1 बार किया गया नोटिस, वहां पे 3 से 4 बार अच्छे स्तर के जो भूकंप के झटके हैं वहां पे। तो क्या बच रहा है पाकिस्तान में, ये समझना मुश्किल है। पंजाब में होने वाली यालाबारी और तेज़ हवाओं ने गंदम की जो फसल है उसको मुकम्मल तौर पर मुतासिर किया है, तबाह कर दिया है, जिसकी वजह जो काश्तकार हैं वो शदीद परेशान होकर रह गए। गुज़श्ता दिनों होने वाली तूफ़ानी बारिशों ने किसानों की तैयार फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। किसानों को जब हमसे बात की तो उनका कहना था इन फसलों को बहुत ज़्यादा फालत की थी, जो अद्वियात है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इसके बाद जो काश्तकार हैं वो परेशान दिखाई देते हैं और उनका मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि उनकी 80% जो है गंदम जो है वो तबाह हो चुकी है और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी जो है हुकूमत उनके साथ जो है ताउन करे, उनकी इमदाद करे ताकि उनके जो ये गंदम का नुकसान है उसका अजाला हो सके। मुल्तान ही नहीं, फैसलाबाद में भी हालिया बारिशों से गंदम की फसल बुरी तरह से मुतासिर हुई। फी एकड़ पैदावार 40 मन के बजाय 25 से 30 मन रहने का खदशा है। जी, पाकिस्तान में इस गंदम का बहरान है और हालिया जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से फैसलाबाद में गंदम की फसल जो है वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है। तकरीबन 10 से 15% जो है वो मुतासर हो चुकी है। ओवरऑल फैसलाबाद डिवीज़न में 1.4 मिलियन एकड़ अराजी के ऊपर गंदम काश्त हुई है, लेकिन गुज़िश्ता बारिशों की वजह से बड़ी तादाद में हज़ारों एकड़ अराजी के ऊपर गंदम जो है वो नीचे लेट चुकी है। तो इसके क्या असरात होंगे, इससे पैदावार में कितनी कमी आएगी? 10 से 15% हमारी फसल ख़राब हो चुकी है बारिश की वजह से, और अभी मज़ीद बारिश होगी तो हमारा नुकसान और भी हो सकता है। जो दूसरा 40 से 50% जो हमारी कनक होती थी अब ये 25% हो सकती है। जो गंदम गिर गई है उसका दाना जो है वो अब कमज़ोर रह जाएगा, वो अपना वज़न नहीं कर पाएगा और अगर बारिश दोबारा हो गई तो जो गंदम गिरी हुई है वो पानी में आने की वजह से ख़राब हो जाएगी। तो किसान अगर किसी की फसल में पानी आ रहा है उसको फौरी तौर के ऊपर निकालें और फिर जो गिरी हुई फसल होगी इसकी कटाई भी नहीं हो सकी, हार्वेस्टिंग से इसकी कटाई नहीं होगी, उससे भी मुश्किलात आएंगी। तो किसान जो है वो इंतहाई परेशान है क्योंकि अब साल भर की मेहनत का समर मिलना है, लेकिन बारिशों और आंधी की वजह से उनकी फसल का नुकसान हो रहा है। बात के लिए फूलनगर के काश्तकार भी परेशान हैं। गुज़िश्ता दिनों होने वाली तूफानी बारिशों की वजह से गंदम की लाखों एकड़ फसल तबाह हो चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। बाजी को देख लीजिए, बसंत को देख लीजिए, यही तय नहीं हुआ कि क्या बसंत जो है उसका कोई मुसलमानों से ताल्लुक है या एक हिंदू त्योहार है। ना हमें ये बताया जाता है कि आपका कल्चर जो है वो उसका खमीर मिट्टी से उभरता है, आप इस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं या अरब कल्चर से? कि आप जानती हैं कि शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान हर बार अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में हमेशा कश्मीर का मुद्दा रखता है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहला हमारा वर्ड होता है मसला कश्मीर को हल किया जाए, मसला कश्मीर को हल किया जाए। मुसलमान होने की फिर आप ब्लेम करते हो हिंदुस्तान को कि वो काफिर है,
फिर आप ब्लेम करते हो कि फलां तो मजहब का मजहब इस्लाम का नहीं है, ये तो मुसलमानों पर जुल्म करता है। एक कंफ्यूज्ड जनरेशन को जन्म दिया है, क्या कहते हैं आप? जी ऑफ कोर्स, ये तो मेरा ख्याल है कि हमारी आज़ादी की कीमत है जो हमने चुकाई मुसलमानों ने हिंदुस्तान में, क्योंकि शायद बहुत सारा हमारा और हिंदुस्तानियों का जो तारीखी विरसा है वो मुश्तरक है। मसला है क्या कश्मीर में? हमें तो कोई मसला नहीं नजर आ रहा। 1 साल से कश्मीर पे काम कर रहे हैं, बहुत से टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। मसला तो यहाँ पे है। अपने मसलों की बात करें कश्मीर में, यकीन करें निम्रा, हमें इस वक्त बहुत ज्यादा दूर रखा जा रहा है इंडिया से, क्योंकि वहां पर एजुकेशन है, वहां पर अवेयरनेस है, वहां पर ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं। ब्रो, कौन सा इस्लाम जिसकी बुनियाद ही आप सूद पे रख रहे हो? मुझे बताओ कौन सा कुरान कहता है कि सूद हलाल है? हर जगह कुछ भी खोल के देख लो, कोई बुक खोल के देख लो, कुछ भी खोल के देख लो, सूद पहले नंबर पे हराम है। और अगर हम ये मान लें बतौर पाकिस्तानी कि हमारी वो कदर मुश्तरक है, तो हमारी जो इडियोलॉग्स हैं उनको ये खतरा है कि हमारी जो एक इनफरादी शनाख्त जो है, वो जो टू नेशन थियरी पर एक ज़रबेकारी पड़ती है, जो कि गलत है। मैं समझता हूँ टू नेशन थियरी अपनी जगह मौजूद है। कि जो मसला कश्मीर बना हुआ है, ये बेसिकली ये एक साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानियों और भारत को एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है। मसले तो दुनिया में बहुत से हैं जिस पे बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ कश्मीर में ही अंदर मसला नजर आता है, और ऐसा मसला आज तक हम कभी पेश भी नहीं कर सके कि मसला क्या है। कि ऑथेंटिसिटी पर बात नहीं हो सकती, चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें दो राहें हैं ही नहीं, हम दो मुख्तलिफ लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपने जब एक नया मुल्क तख्लीक किया तो आप अशोका दी ग्रेट को दफन कर रहे हैं पीछे। इतना बड़ा शहनशाह, इतना बड़ा बादशाह इस पूरे खित्ते में, मैं समझता हूँ उसका उशरे अशीर भी नहीं है जो ये लोग थे। बहुत सी यहाँ पर भी लोगों ने कहा है कि जो इंडिया है या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उसकी एक खासियत है कि उन्होंने पूरी दुनिया में, चाहे वो छोटा मुल्क हो, चाहे गरीब मुल्क हो या बड़ा मुल्क हो, तरक्की याफ्ता मुल्क हो, किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है। और हम भी देखते हैं कि ऐसा है भी कि उन्होंने किसी के साथ बिगाड़ी नहीं है, बल्कि बाउंडिंग बना के रखी हुई है। तो मजाक थे। देखे ना कल्चर में हम किस कदर कंफ्यूज्ड है ना, हमें वो आधे तीतर होके रह गए हैं, आधे बटेर होके रह गए हैं ना। हमें ये बताया जाता है कि आपका कल्चर जो है वो उसका खमीर मिट्टी से उभरता है, आप इस कल्चर से ताल्लुक रखते हैं या अरब कल्चर से, या समरकंद बुखारा वाले कहेंगे जनाब इस्लाम तो मां सिवाय एक अरब इन्वेडर के सारे का सारा इस्लाम तो हम सेंट्रल एशिया से लेकर आए। हमारा मुल्क बना पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, यहाँ से हमने बेस रखी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। जहाद के नाम पे हम जज्बाती, इस्लाम के नाम पे हम जज्बाती, नमाज कुरान के नाम पे हम जज्बाती, पर्दे के नाम पे हम जज्बाती, दीन कुरान के नाम पे हम जज्बाती। वास्तविकता में वैसा लगने लगा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कुदरत है, जो प्रकृति है, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है। आप देखो, कभी सूखा पड़ेगा तो इतना सूखा पड़ेगा कि पीने को पानी नहीं होगा, फसलें नष्ट हो जाएंगी, हीट वेव आ जाएगी। जब बारिश आती है तो इतनी बारिश आ रही है, इतनी बारिश आ रही है कि सीधे सीधे फ्लड आ रहे हैं। फ्लड भी ऐसे आ रहे हैं जो 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की लाइफ डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो है वो उनको इधर उधर उथल पुथल मचा दें उनके जीवन के लोगों, जो कि अभी तक भी सेटल नहीं हो पाए। अरे पाकिस्तान पहले बता नहीं रहे, पाकिस्तानी मीडिया बता नहीं रहा, लेकिन जो फ्लड आए थे उसमें इतनी बड़ी आबादी जो है वो अस्त व्यस्त हुई थी, प्रभावित हुई थी उससे, वो अभी तक भी पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाए हैं। इसी के साथ साथ में अब आप देखो वैसे ही पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है इंपोर्ट पर खाने पीने के लिए। यानी कि ये जो एक समय पे कृषि प्रधान हिस्सा हुआ करता था भारत का, पूरे के पूरे भारतवर्ष का, ये हिस्सा कृषि प्रधान था, जो पाकिस्तान का पंजाब है। पाकिस्तान का पंजाब, जिसको कोई खालिस्तानी पंजाब मानता भी नहीं है वैसे तो उसको अगर हम बात करें, वो कृषि प्रधान एक समय पे हुआ करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद आज यहाँ स्थिति आ गई है, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को खिलाता था, पूरे सब कॉन्टिनेंट खिलाता था। आज इतनी भी स्थिति नहीं बची है कि सिर्फ और सिर्फ जो अपना पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी छोड़ दो, सिर्फ अपना पंजाब स्टेट है पाकिस्तान का,
उसको भी खिला पिला पाइए। आटा बाहर से मंगाते हैं, चावल बाहर से मंगाते हैं, दाल बाहर से मंगाते हैं, ये काफ़ी सारी सब्जियां तक भी बाहर से मंगाते हैं। इनके यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो इनके यहाँ पे उगती भी हैं, जैसे उगती हैं या बनती हैं। जैसे गन्ना उगता है, उसकी गन्ने की चीनी बनती है, तो चीनी बनेगी फैक्ट्री से, चीनी जाएगी इनके यहाँ से तुर्की, फिर तुर्की से वापस आके इंपोर्ट करके तब बिकती है। सिर्फ ये सब इसलिए होता है कि जो 40 की चीज़ है उसको 150-200 का किया जा सके, उसके लिए इतना सारा खेल रचा जाता है। तो पाकिस्तान में उगे ना उगे कोई बात फर्क नहीं पड़ता, आम कस्टमर के लिए उतनी महंगी पड़ेंगी। अब इस तरीके से गरीबी में आटा गीला होने वाली स्थिति होगी, इस तरीके से जो फसलें हैं वो भी नष्ट होने लग जाएंगी, तो फिर आखिर कहाँ मुंह दिखाएंगे पाकिस्तान? ये क्या पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब है कि परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो अच्छे हंस फुस खेल सकते हैं। खाली बहुत ही छोटा बच्चे को आप छोड़ दीजिए, बहुत ही छोटे बच्चे को आप छोड़ दीजिए, और एकदम ही ऐसा बुजुर्ग जिसने खटिया पकड़ ली उसको आप छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने लोग हैं परिवार में, महिला पुरुष कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इस समय काम भी कर रहे हैं। ना सिर्फ काम कर रहे हैं, पहले तो सबको काम मिल नहीं रहा है, इतना रोजगार भी तो नहीं है पाकिस्तान में, जितना मिल रहा है उतना कर रहे हैं। और जहां जहां पे संभव है वहां पे वो लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, 2-2 3-3 जगह कुछ काम कर रहे हैं छोटे छोटे, ताकि चीजें जो है वो मैनेज हो सकें जैसे तैसे।